बच्चों आज हमने अपना नया चैप्टर चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट करना है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वर्क, एनर्जी और पावर को डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हमारे पास है वर्क। वर्क क्या है, पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करा दूं। देखिए, हम ये कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय फोर्स और बाय हीट। ये जो एनर्जी की मुंतकिली होती है, ये दो तरीकों से हो सकती है। या तो फोर्स के जरिए होती है या हीट के जरिए होती है। तो जब हम ये कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय फोर्स, देन इट इज अ डूइंग ऑफ वर्क। ये एक्चुअली काम का करना है। यानी जब आप एनर्जी को मुंतकिल करते हैं फोर्स के जरिए, तो इसका मतलब है यहाँ काम हो रहा होता है। वर्क इज टू बी डन, काम हो रहा होता है। और यहाँ आपको एक बात बता दूं कि जब एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर की जाती है, मुंतकिल की जाती है टू एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को, देन वर्क इज पॉजिटिव। तो वर्क को हम पॉजिटिव लेते हैं। और इफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो फिर हम कहते हैं कि वर्क जो है वो नेगेटिव है। यानी ये एक्चुअली मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया वर्क के हवाले से कि जो वर्क है एक्चुअली ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है बाय मींस ऑफ फोर्स। फोर्स के जरिए एनर्जी की मुंतकिली है। तो अगर एनर्जी ऑब्जेक्ट को मुंतकिल हुई तो वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर एनर्जी ऑब्जेक्ट से मुंतकिल हुई तो फिर वर्क नेगेटिव होगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया। लेकिन हमने यहाँ पे जो डिस्कस करना है, जो हम वर्क की बात करते हैं तो हमारे सामने ये भी आता है, मेंटल वर्क भी होता है और फिजिकल वर्क भी होता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है, इस वर्क में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो हम फिजिकल वर्क की बात कर रहे होते हैं। यानी फोर्स का होना भी जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट का होना भी जरूरी है। तो सबसे पहले देखें हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट जी, वर्क की जो डेफिनेशन है, ये हमने डिस्कस करनी है। यहाँ हमारे पास सबसे पहले जो हमने डिस्कस करने लगे हैं, ये है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। यानी इफ ड्यूरिंग वर्क डन फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, देन हाउ वर्क कैन बी कैलकुलेटेड, इसको हम डिस्कस करने लगे हैं कि यानी वर्क के दौरान फोर्स कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, तो वो कांस्टेंट फोर्स है। तो इस दौरान सबसे पहले देखें हम इसकी एक डेफिनेशन यूं करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी जो वर्क है किसी भी बॉडी के ऊपर बाय अ कांस्टेंट फोर्स, हम उसको डिफाइन इस तरह करते हैं कि दो चीजों का जो प्रोडक्ट होता है, उनमें एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डी हो गया, एंड और दूसरा उसके साथ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। अब फोर्स को जब आप रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट होंगे, एक उसका एक्स कंपोनेंट होगा मतलब एफ cos थीटा होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा मतलब एफ साइन थीटा होगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में इन दोनों में से जो कंपोनेंट होगा, तो डी और ये जो फोर्स का कंपोनेंट है, इन दोनों के प्रोडक्ट को वर्क कहा जाता है। नेक्स्ट, ये यहाँ पे देखें इसकी मैथमेटिकल, इसको लिखा हुआ है W इज इक्वल टू एफ कास थीटा इंटू डी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि काज हमने क्यों लिया, साइन क्यों नहीं आया। तो आपके सामने है, देखें एक डायग्राम मौजूद है, अगर आप इसको भी गौर से देखें तो जिस तरफ ये धकेल रहे हैं फोर्स की सीमत देखें, तो अगर फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाए
तो फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा एफ साइन थीटा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखें तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ एफ कॉस थीटा लेते हैं, क्योंकि यही वो कंपोनेंट होता है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। तो लिहाजा ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू डी। तो पूरी इक्वेशन हम ये लिख देते हैं एफ डी कॉस थीटा। और अगर आपको याद हो तो हम यही तारीफ चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ रहे हैं। हमने ये कहा था कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू वर्क होता है। ये भी आप डेफिनेशन वर्क की लिख सकते हैं। जी, यहीं से आपको मैं दो बातें समझा दूं। मैंने आपको अभी बताया कि जब एनर्जी ऑब्जेक्ट को मुंतकिल होगी तो वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर एनर्जी ऑब्जेक्ट से मुंतकिल हो तो फिर वर्क नेगेटिव होगा। तो ये इक्वेशन आप सामने रखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क के बारे में आप जान सकते हैं। देखें, इक्वेशन है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो याद रखें, when force and displacement are in same direction, are parallel to each other, then angle between force and displacement is equal to 0. So cos 0 is equal to 1. So W is equal to FD, यानी work will be positive. तो ये पहली कंडीशन है, यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की डायरेक्शन एक होगी तो फिर उनके दरमियान बनने वाला एंगल 0 होगा, और cos 0 की कीमत 1 होती है। तो जवाब आएगा W इज इक्वल टू एफ डी, यानी आपका जो वर्क होगा विल बी पॉजिटिव, या इसको मैक्सिमम वर्क भी कहा जाता है। देखें, इसी डायग्राम को अगर आप गौर से देखें कि ये जो चीज खींच के जा रहा है, जिस तरफ चीज जा रही हो अगर आप उसी तरफ फोर्स लगाएंगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो थीटा 0 बनेगा और वर्क पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर फर्ज कर लें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, या इसको कहा जाता है एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के मुखालिफ है या वो एंटी पैरेलल है, यानी कोई चीज है वो आगे की तरफ जा रही है, आप उसके ऊपर फोर्स बैकवर्ड लगाते हैं, तो फिर इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल 180 होगा। और आप जानते हैं कि cos 180 -1 होता है, तो वर्क विल बी माइनस एफ डी, यानी आपका वर्क होगा लेकिन नेगेटिव वर्क होगा। तो इस वर्क के दौरान इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी मुंतकिल नहीं हुई ऑब्जेक्ट को, बल्कि ऑब्जेक्ट से मुंतकिल हुई है, तो वर्क यहाँ पे नेगेटिव होता है। इसलिए इस केस में हम ये कहते हैं कि जो एज ए होल ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये दो बातें ध्यान में रखेंगे। मैंने आपको बता दिया कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन और पैरेलल टू ईच अदर, और वर्क नेगेटिव कब होगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तीसरी कंडीशन आपको बता दूं कि वर्क विल बी 0। वर्क 0 कब होगा, देन याद रखना, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन थीटा इज इक्वल टू 90 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0, सो वर्क विल बी 0। तो ये कंडीशन है जब F और D एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क विल बी 0 होगा। जी नेक्स्ट, यूनिट ऑफ वर्क की बात की जाए तो जॉल होता है जो न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर कोई जॉल की डेफिनेशन पूछे तो व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी एंड इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन इज सेड टू बी 1 जॉल। किसी भी बॉडी के ऊपर किए जाने वाला वर्क 1 जॉल उस वक्त होगा जब 1 न्यूटन की फोर्स लगाई जाएगी और बॉडी 1 मीटर का फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगी, तो आप कहेंगे वर्क विल बी 1 जॉल। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि अगर फर्ज कर लें कि आप 2 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और बॉडी डिस्टेंस कवर करती है 2 मीटर का,
तो देन वर्क जो होगा वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 जॉल होगा। तो ये आप जहन में रखेंगे। 1 जॉल उस वक्त होगा जब 1 न्यूटन की फोर्स होगी और 1 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा। आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं और ये ऑब्जेक्टिव जहन में रखना, वर्क हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ टार्क। टार्क और वर्क इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है, लेकिन इनका यूनिट सेम नहीं होता। लेकिन वर्क और एनर्जी ये दो चीजें ऐसी हैं जो यूनिट और डायमेंशन दोनों में सेम होती हैं। जी नेक्स्ट। अब ये डायमेंशन लिखी हुई है वर्क की, ml²t-2। अब ये जो चीज हमने डिस्कस की है, अगर हम इसको सम अप करें तो हमारे सामने कुछ पॉइंट सामने आते हैं जो मैंने आपको अभी समझाए थे। कि पहली बात हमें ये पता चलती है कि इफ एंगल इज लेस देन 90, अगर एंगल 90 से कम होगा देन वर्क विल बी डन एंड इट इज इक्वल टू पॉजिटिव। यानी अगर आपका एंगल 90 से कम हुआ तो वर्क होगा और वो पॉजिटिव होगा। और इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90, अगर एंगल 90 से ग्रेटर हुआ तो देन वर्क विल बी डन एंड इट इज इक्वल टू नेगेटिव। यानी अगर आपका एंगल 90 से बढ़ जाता है तो वर्क होगा और नेगेटिव होगा, और अगर आपका एंगल 90 से कम होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। एंड इफ एंगल इज इक्वल टू 90, अगर एंगल 90 हुआ देन नो वर्क विल बी डन, कोई काम नहीं होगा। और मैक्सिमम वर्क कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे, देन वर्क विल बी मैक्सिमम। और आपको ये पता चला कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट न्यूटन मीटर, जिसको कॉल्ड जॉल कहते हैं, ये उसका यूनिट होता है। जी नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ आपको ये बता दें कि अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए, ग्राफ शो किया गया होगा कांस्टेंट फोर्स का। जी नेक्स्ट। ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है। अगर आप ग्राफ ड्रा करें वर्क डन बाय वेरी कांस्टेंट फोर्स का, तो ग्राफ में देखें फोर्स अलोंग वाई एक्सिस है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है। ये ऑलरेडी आप जानते हैं, जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, क्वांटिटीज होती है, उसको ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस लिया जाता है, और जो डिपेंडेंट वैल्यू होती है उसको ऑलवेज अलोंग वाई एक्सिस लिया जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए आपको स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है ग्राफ के अंदर, जो ये शो कर रही है कि यहाँ फोर्स कांस्टेंट है। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करें ग्राफ से, दो फार्मूले जहन में रखना किसी भी ग्राफ को सॉल्व करने के लिए। एक होती है ट्राइंगल और एक होता है रेक्टेंगल। यहाँ इस ग्राफ में आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, तो रेक्टेंगल के केस में जो एरिया होता है वो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, यानी लंबाई जरब ऊंचाई या चौड़ाई कह दें। और अगर ट्राइंगल हो तो फिर एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ क्योंकि रेक्टेंगल है, जस्ट हम बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, हाइट में हमारे पास फोर्स है, तो एफ ने डी से जरब खाई तो एफ डी बन गया। अभी आपने पढ़ा है एफ डी क्या है? वर्क है। तो यहां से ये पता चला कि अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ ड्रा करें, देन एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव वर्क, तो ये आपको वर्क देता है। ये एक इक्वेशन जो यहाँ मैंने आपको बता दी ग्राफ से, ये एक ऑब्जेक्टिव है आपकी कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव, ऑप्शन आ जाए तो आप वर्क पे टिक करेंगे। जी नेक्स्ट। ये तो था जो हमने डिस्कस किया, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स था। इन सम केसेस जो फोर्स होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती ड्यूरिंग वर्क डन, तो उसको हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन एन रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ, तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखिए एक रॉकेट है, जब जमीन से अवे मूव करके जा रहा होता है तो आप जानते हैं जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स होती है। जैसे जैसे रॉकेट जमीन से अवे जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेरी करेगी, चेंज होगी। तो इन दिस केस फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो जब फोर्स कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल फोर्स हो, तो वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका सिंपल सा तरीका है
कि होल पाथ इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंटरवल्स, छोटे छोटे इंटरवल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर आप डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपके घर में जो है ना, आपने अपर स्टोरी बनाई हुई है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आप एक सीढ़ियों का सहारा लेते हैं, उसके छोटे छोटे स्टेप बना लेते हैं ताकि इजीली आप ये फासला तय कर सकें। जी नेक्स्ट। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पाथ को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। पाथ हैज बीन डिवाइडेड इनटू n शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा d1, डेल्टा d2, सो ऑन डेल्टा dn तक। And at these intervals the force acts F1, F2, so on Fn। तो आपने यानी क्या किया कि पूरा जो पाथ है आपका, फर्ज कर ले पाथ ए से लेकर बी तक है, तो आपने उस पूरे पाथ को छोटे छोटे इंटरवल में, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। उनके डिस्प्लेसमेंट को आप डेल्टा d1 यानी फर्स्ट इंटरवल को डेल्टा d1 कह देंगे, सेकंड को डेल्टा d2, सो ऑन n तक आपने डिवाइड कर दिया। तो इन इंटरवल्स के दरमियान लगने वाली जो फोर्सेज हैं, आपने F1 से लेकर उनको F1 कह दिया। देखिए डेल्टा उस वक्त हम यूज करते हैं जब स्मॉल हमारे पास इंटरवल्स हो। तो अब क्योंकि आपने इंटरवल बना लिए, इंटरवल्स आर सो स्मॉल दैट फोर्स एक्टिंग इन दीज इंटरवल्स विल बी वेरी वेरी स्मॉल, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। तो ये जो इंटरवल्स होते हैं ये इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि ऑलमोस्ट इनके दरमियान जो फोर्स होती है आप उसको कांस्टेंट तस्वर करते हैं। जी नेक्स्ट। तो ये आपके सामने देखें डायग्राम बनाई हुई है, ये पाथ है एक से बी तक, आपने इसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे इंटरवल में। डेल्टा d1 फोर्स F1, डेल्टा d2 फोर्स F2। तो बाकी तरीका वही है, जब आप वर्क मालूम करेंगे ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरवल डेल्टा W1 तो आप लिखेंगे F1 डॉट डेल्टा D1। तो जब डॉट को खोलते हैं तो ये cos थीटा आ जाता है, लिहाजा बन जाएगा F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1। इसी तरह सेकंड इंटरवल होगा F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2। इसी तरह थर्ड होगा F3 डेल्टा D3 cos थीटा 3, सो ऑन, ये n तक जाएगा Fn डेल्टा dn cos थीटा n। जब तमाम इंटरवल्स का वर्क कैलकुलेट हो जाए, आपने इन सबको ऐड कर देना है, जमा कर देना है, तो टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा F1 डेल्टा d1 cos थीटा 1 प्लस F2 डेल्टा d2 cos थीटा 2, सो ऑन Fn डेल्टा dn cos थीटा n। तो इतनी बड़ी इक्वेशन लिखने की बजाय आपके पास इसका एक सोल्यूशन है। आप एक अलामत होती है समेशन सिग्मा, ये अलामत शो की गई है, ये सम को ज़ाहिर करती है। तो बजाय इसके कि आप सारी वैल्यूज लिखें, आप जस्ट लिख दें F डेल्टा डी कास थीटा, इन सब को ब्रैकेट में लिख के इनके बैर आई लिख दें। आई इंडिकेट करेगा कि ब्रैकेट में मौजूद वैल्यूज की इब्तदाई वैल्यू क्या है और आखिरी वैल्यू क्या है। तो आपने इस अलामत समेशन सिग्मा के नीचे ये उसकी लोअर वैल्यू होगी, आई को 1 पुट कर देना है, और ऊपर जो है ये उसकी हायर वैल्यू होगी, आपने n पुट कर देना है, जो ये ज़ाहिर करेगी कि इस अलामत में लिखी जाने वाली रकमें 1 से शुरू होती हैं और n तक जाती हैं। जी नेक्स्ट। तो ये ग्राफ से जो है ना, यानी आप इसी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था। फर्क ये है कि यहाँ जो आपका ग्राफ होगा वो वेरिएबल फोर्स वाला ग्राफ होगा। जी नेक्स्ट। ये ग्राफ शो किया गया है, तरीका वही होगा। आपने क्या करना है कि इसका एरिया फाइंड आउट करके आपने इनको सम अप करके इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। जी नेक्स्ट। तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा। तो आज मैंने आपको दो चीजें समझाई। पहले मैंने आपको बता दिया कि वर्क क्या है, फिर मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव वर्क भी बताया, उसका यूनिट भी बताया, डायमेंशन भी बताई, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स भी बताई, और वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स भी बताई। इन्हीं दो टॉपिक्स के दरमियान आपको दो डायग्राम्स नजर आएंगी, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। एक आपको टेक्स्ट बुक में डायग्राम नजर आएगी
जिसके अंदर एक बाल्टी है जो उठाई हुई है, तो उस केस में वो पूछते हैं कि वर्क डन क्या होगा। तो याद रखना ये सिंपल सा केस है कि फर्ज कर लें कि आपने एक पानी से भरी हुई बाल्टी है, अपने हाथ के जरिए उठाई हुई है, तो उठाकर आप चलते हुए जा रहे हैं तो वहां वर्क हो रहा है, तो याद रखना नो वर्क इज टू बी डन, यहाँ कोई काम नहीं होगा। उसका रीजन ये है, अभी मैंने आपको समझाया। अगर आप देखें जब आप बाल्टी को उठाएंगे तो आपकी जो फोर्स आप लगा रहे होंगे वो ऊपर की तरफ लगा रहे होंगे, और आप आगे की तरफ चल रहे हैं तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। तो उस दौरान जब आप बाल्टी उठाकर चलते हुए जा रहे हैं, फोर्स अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 बनेगा और काज 90 जीरो होता है, लिहाजा कोई वर्क नहीं होगा। इसी तरह एक और आपको डायग्राम नजर आएगी कि एक लड़का होगा जो एक दीवार को धक्का दे रहा है, तो उसमें भी पूछा गया है कि इन दिस केस वर्क क्या होगा। तो याद रखना in this situation work is also equal to zero, but in this case displacement of the wall is equal to zero, क्योंकि लड़का दीवार को धकेल रहा है लेकिन वहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लिहाजा आप जानते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा होता है। जब आप डी को जीरो पुट करेंगे तो वर्क विल बी जीरो। तो इन दोनों सिचुएशन के अंदर वर्क आपका जीरो होगा। तीसरी आपको एक और बात बता दूं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वर्क का एक और यूनिट भी होता है सीजीएस सिस्टम के अंदर, और उसको हम कहते हैं अर्ग। तो कोई ऐसे यूनिट तो जॉल होता है, सीजीएस सिस्टम में अर्ग होता है। इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है अगर कोई आपसे पूछे, तो याद रखना एक जॉल 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। दोबारा सुन लें, एक जॉल 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है जी। तो अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें तो इसका मैं आपको तरीका भी बता दूं। आपने पढ़ा है कि एक जॉल बराबर होता है 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। फिर आपने क्या करना है, एक जो न्यूटन होता है ये 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। डाइन फोर्स का यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम में, छोटा यूनिट है। तो जब आप 1 न्यूटन की जगह 10 की पावर 5 डाइन पुट करेंगे, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर ये 2 जीरो वो 5, ये 5 और 2 7 हो जाएंगी। तो 10 की पावर 7 डाइन मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, ये सीजीएस सिस्टम के अंदर अर्ग कहलाता है। जैसे न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर जॉल कहलाता है, उसी तरह डाइन मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर अर्ग कहलाता है। अगर याद रखना, अगर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए और 1 मीटर का फासला तय हो तो वर्क 1 जॉल होता है। लेकिन अगर 1 डाइन की फोर्स लगाई जाए और बॉडी 1 सेंटीमीटर का फासला तय करे तो वर्क 1 अर्ग होता है। 1 जॉल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है।